गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों का विषय है रामविलास शर्मा की जो अपनी आलोचना दृष्टि है और मौजूदा जो अपना साहित्यिक परिवेश है उसकी जो मुख्य चिंताएं या समस्याएं वो क्या हैं, उन्हें कैसे देखें। एक पहली चीज जो मुझे लगती है जिसे कि कायदे से हमें शेयर करना चाहिए वो यह है कि साहित्यकार की चिंताएं या साहित्य की चिंताएं या समस्याएं, वे सारी की सारी समस्याएं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साहित्यकार की समस्याएं हैं। साहित्य की समस्याएं या साहित्यकार की समस्याएं समाज की समस्याओं से अलग नहीं होती, या हम ये कहें कि पाठक की समस्याओं से अलग नहीं होती। जो लोग फेसबुक में हैं और लेखक नहीं हैं, उनकी वो समस्याएं हैं कि नहीं है? उनकी भी वो समस्याएं हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि साहित्य की समस्याएं, तो एक संदर्भ के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहित्यकार की जो चिंताएं और समस्याएं हैं, उन समस्याओं का दायरा सिर्फ साहित्यकार की कृति और साहित्यकार के निजी जीवन तक नहीं फैला हुआ, बल्कि उसका दायरा बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि साहित्य की जितनी भी समस्याएं और चिंताएं हैं, वे वस्तुतः समाज की चिंता और समस्याएं हैं। कोई विशेष समस्याएं साहित्य की हों, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए जब साहित्यकार पर बात की जाएगी, समस्याओं पर बात की जाएगी, तो उन समस्याओं का दायरा उसका एक छोर आलोचना में या रचना में है और दूसरा छोर उसका साहित्य का समाज में है, और ये दोनों छोर मिलके ही उसका एक पूरा का पूरा कैनवास खड़ा होता है। मेरा यहां मकसद जो है रामविलास शर्मा की जीवनी बताने का नहीं है। रामविलास शर्मा की बहुत अच्छी किताब है जो आत्मकथा लिखी है उन्होंने, अपनी धरती अपने लोग। आप लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं उसे, बहुत ही अच्छी किताब है। और मेरा ये मकसद अलग है। अभी कोई कोई गंभीर मकसद नहीं है। जिसे कहें कि इस कोरोना के पीरियड में हम बहुत हल्की और सरल सहज बातें ही कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छी बातें निकल आए बातचीत में। मैं कह नहीं सकता कि वो कितना सार्थक हो पाएगा, कि अच्छी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, लेकिन जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। रामविलास शर्मा ने बहुत लिखा है। रामविलास शर्मा ने इतना शानदार लिखा है कि उसको पढ़ा कम गया है, उनके लिखे को। उनकी किताबें कम पढ़ी गई, उन्होंने किताबें बहुत लिखी और बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्होंने आलोचना पे किताबें लिखी हैं, उन्होंने राजनीति पे किताबें लिखी हैं, उन्हें दूसरे और किताबें लिखी हैं, लेकिन पढ़े कम गए हैं। भाषा विज्ञान तो उनका बहुत सबसे प्रिय क्षेत्र है, भाषा सबसे प्रिय क्षेत्र है। और ये जो भाषा पर जो उन्होंने काम किया, उसकी तो मिनिमम चर्चा हुई है, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। नामवर जी से एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने रामविलास जी कौन कौन किताबें पढ़ी हैं, तो शॉकिंग इंफॉर्मेशन ये सामने आई कि नामवर जी ने उनकी मुश्किल से 4-5 किताबें पढ़ी थी। वो इंटरव्यू है, मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरव्यू है। उद्भावना ने जो रामविलास शर्मा पर एक ह्यूज वॉल्यूम निकाली थी, उस वॉल्यूम में वो इंटरव्यू है। तो अगर रामविलास शर्मा के लेखन की स्थिति यह है कि वह जो लिख रहे हैं उसको कम से कम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उन पर बातचीत करते समय असुविधा तो रहेगी। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रामविलास शर्मा को थॉरोली उनकी हर किताब पढ़ी है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, और उनकी किताबें लगातार आई हैं। वो हिंदी की उस परंपरा के लेखक हैं जिस परंपरा में राहुल सांकृत्यायन थे। वो हिंदी की उस परंपरा के लेखक हैं जिस परंपरा ने बड़े पैमाने पर
महाव्यक्तित्व विकसित किए लेखन में। रामविलास शर्मा को मैं निजी तौर पर हिंदी की आलोचना का ही नहीं, भारत की आलोचना का एक महत्वपूर्ण और बड़ा आलोचक मानता हूं। दिलचस्प है ये, और ये चीज नोट की जानी चाहिए। कोल्ड वॉर के पीरियड में जो भारतीय लेखक अमेरिकी विरोध के कारण अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किए, उनमें एकमात्र हिंदी का लेखक था, वो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने एक ऐसे दौर में मार्क्सवाद की हिफाजत की और मार्क्सवाद का विकास किया जबकि लोग मार्क्सवाद छोड़कर भाग रहे थे, मार्क्सवाद के पक्ष में नहीं लिख रहे थे। और ये स्थिति उनकी लंबे समय तक बनी रही, उन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ा नहीं। कहीं वो मार्क्सवाद के साथ में एकदम अपना यांत्रिक संबंध बनाते हैं और कहीं मार्क्सवाद के दायरे को भी क्रॉस करते हैं, ऐसे भी एरिया हैं। इसलिए रामविलास शर्मा पर बात करते समय बहुत बड़ा कैनवास है उनका। वो तमाम किस्म की दर्शन की परंपराओं में जाते हैं, विचारधाराओं की परंपरा में जाते हैं, वो साहित्य की परंपराओं में जाते हैं। वे जितने अच्छे और उद्भट विद्वान हिंदी के थे, उतने ही अच्छे और उद्भट विद्वान अंग्रेजी साहित्य के थे। उनकी पृष्ठभूमि बेसिकली अंग्रेजी साहित्य की थी, और वे मार्क्सवादी सिर्फ किताब पढ़ के नहीं हुए थे, वे एक्टिविस्ट भी थे। तो पहली बार एक एक्टिविस्ट राइटर की इमेज और कॉन्सेप्ट को निर्मित करने में रामविलास शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। जिसे हम राइटर, एक्टिविस्ट राइटर कहते हैं, कमिटेड एक्टिविस्ट राइटर, ये प्रतिबद्ध लेखक और कार्यकर्ता, इसकी जो धारणा है, ये पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने व्यवहार में निर्मित की तो उसका नाम है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा के बारे में बहुत हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण लिखा है और उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं एक दो ऐसे पहलू उठाना चाहता हूं जो कि मैंने एक किताब उन पर लिखी है, और वो पुस्तक बाजार में भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं अपने तरीके से। मैंने उस पुस्तक में जो लिखा है, मैं उसमें से कोई चीज यहां नहीं रखना, मेरी आदत नहीं है। जो किताबों में मैंने लिख दिया है मैं उसको कभी शेयर नहीं करता। कोई नई चीज आती है दिमाग में, तभी कल मेरे रात में दिमाग में जब ये चीज आई कि रामविलास शर्मा पे क्या नई चीज बात की जा सकती है, तो मैंने फेसबुक पर ये लिखा कि फेसबुक लाइव में रामविलास शर्मा बात करेंगे हम लोग। अभी जो साहित्य की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? हमारे जो साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, लेखक हैं, उन सबकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आलोचक और लेखक का अपना पक्ष नहीं है। खास तौर पर सत्ता के विजाविज उसका अपना पक्ष क्या है, स्टैंड क्या है, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। लिख बहुत लोग रहे हैं, अधिकतर हिंदी के लेखकों और आलोचकों की यह सबसे बड़ी मुश्किल है कि वे सत्ता के विजाविज अपना पक्ष, स्टैंड अपना डिक्लेयर नहीं कर रहे और लिख नहीं रहे। यह मुश्किल नामवर जी के साथ थी, यह मुश्किल और बाकी लोगों के साथ भी है जो अभी आलोचना लिख रहे हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखते समय सत्ता के वर्क्स आपका क्या दृष्टिकोण है, यह तो पता चलना चाहिए। यह कैसे संभव है कि कोई आलोचक कबीर पर किताब लिखे, कोई आलोचक रीतकाल पर किताब लिखे और उसका सत्ता के विजाविज पक्ष उसमें से गायब हो? ये जो इस तरह की जो संरचनावादी आलोचना है जिसमें कि सत्ता का पक्ष गायब रहता है, इस आलोचना की नींव सबसे पहले रखी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आलोचना का जो मॉडल तैयार किया, उस मॉडल में एक इनबिल्ट प्रॉब्लम थी जिसका कालांतर में
डॉक्टर नामवर सिंह ने और दूसरे लोगों ने अपने अपने तरीके से विकास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना इतनी शानदार और इतनी अपीलिंग है, पढ़ने में इतना पकड़ती है कि वो आपको अंदर ले जाके बंद कर लेती है। आपको पता ही नहीं चलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का सत्ता के बिजाबी स्टैंड क्या है। तो अभी ये जो समस्या अभी बहुत ही बड़े स्केल पर दिखाई दे रही है, इस बड़े स्केल पर दिखाई देने वाली समस्या की जड़ें उस आलोचना में जिसे दूसरी परंपरा ने शुरू किया था। जानते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, रामविलास शर्मा ने दूसरी परंपरा की बहुत गंभीर आलोचना लिखी है। खासतौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके संदर्भ में जो नामवर जी ने लिखा था उसकी बहुत तीखी आलोचना लिखी है। कभी उसकी डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि उनकी दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आ रही हैं अभी। मेरे पास किताब नहीं तो मैं आपको अंश सुना था। एक है उनकी घर की बात, जिसमें उनके फैमिली मेंबरों ने क्या क्या लिखा है, सोचा है। और एक है अपनी धरती अपने लोग, जो उनकी आत्मकथा है। हिंदी में वो पहले आलोचक हैं, पहले लेखक हैं। पूरे भारतीय साहित्य में बंगला के रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद में दूसरे लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के यहां परिवार और परिवार के लोगों के बारे में चित्रण मिलता है, लेखन मिलता है। रविन्द्रनाथ का खुद लेखन मिलता है, रविन्द्रनाथ के परिवार के लोगों का रविन्द्रनाथ पर लेखन मिलता है। और ये फिनोमिना और कहीं नहीं मिलता। दूसरा जो बड़ा लेखक है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के परिवार के लोग रामविलास शर्मा पर लिखते हैं, रामविलास शर्मा अपने परिवार के लोगों पर लिखते हैं। और ये उनकी एक फैमिली मैगजीन निकलती थी। परिवार के लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं और परिवार के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर पूरी एक किताब है, घर की बात। विलक्षण चीज है ये। अभी आप देखिए, आपको किसी भी लेखक का परिवार और परिवार के लोगों का संबंध उस लेखक के साथ क्या है, क्या सोचते हैं वो लोग, आपको पता नहीं चलेगा। जीवन की पारदर्शिता हम जिसे कहते हैं ना, देती है रामविलास शर्मा में। और यह पारदर्शिता सिर्फ एक लेखक में थी, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर मुझसे पूछें, हम हंस के कहते थे, अगर मुझसे पूछें तो रामविलास शर्मा दूसरी परंपरा जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्म दिया, जिसके कि वारिस होने का दावा डॉक्टर नामवर सिंह करते थे, दूसरी परंपरा की खोज या दूसरी परंपरा का निर्माण कायदे से इन प्रैक्टिस तो रामविलास शर्मा ने किया। नामवर जी ने अपने परिवार के बारे में कभी, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, ये तमाम जितने बड़े लेखक रहे हैं जो प्रगतिशील आलोचना से जुड़े रहे हैं, उनका अपने परिवार और परिवार के लोगों का उन पर लेखन नहीं मिलता। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ह्यूज राइटिंग है, परिवार के बारे में नहीं मिलता। परिवार के बारे में लिखते समय आप एक चीज ध्यान लगिए, काशीनाथ सिंह अभी हैं, काशीनाथ सिंह ने नामवर जी पर खूब लिखा है और एक चीज कंटिन्यूअसली मेंटेन की है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूडल आउटलुक। फ्यूडल आउटलुक की ब्यूटी यह है कि वह हायरार्की को आपके नजरिए में बनाए रखता है। जब काशीनाथ सिंह भैया भैया करके लिखते हैं नामवर जी पर, तो वे इस हायरार्की को बनाए रखते हैं। आप रामविलास शर्मा के परिवार के लोगों को देखिए, आप परिवार के लोगों के बीच में कहीं पे भी किसी के को लेके एक दूसरे के बीच में हायरार्की मिलेगी ही नहीं। कैसा होना चाहिए परिवार? रामविलास शर्मा से क्या सीखे हम लोग?
जिस दौर में परिवार का विघटन हो रहा था, जिस दौर में परिवार टूट रहे थे, रामविलास शर्मा ने जब घर की बात पुस्तक दी हमको, तो उसमें एक ही चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, परिवार खुला है, सब एक दूसरे के बारे में लिख रहे हैं। वो इनकी घरेलू पत्रिका उसमें लिख रहे हैं, जिसका परिवार के मेंबरों के बीच में सर्कुलेशन होता था। और किस आधार पर लिख रहे हैं? वहां कोई हायरार्की नहीं है, वहां कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है, वहां पिता पुत्र का भेद नहीं है, वहां ससुर और बहू का भेद नहीं है। सारे लोग एक पर्सन की तरह दाखिल होते हैं और व्यक्ति की तरह एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के बारे में राय व्यक्त करते हैं। और ये जो चीज है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है, एकदम कंप्लीट मॉडर्न। हां, ये जो अभी हो रहा है ना, ये परिवार के बारे में जो अब लोग लिख रहे हैं, तमाम किस्म की आत्मकथाएं आ रही हैं। इन आत्मकथाओं में सबसे जानते हो मुसीबत कहां है? इन आत्मकथाओं में मुसीबत है कि सब लोग बड़े इंटीमेट अपने डिटेल्स और ब्यौरे लिख रहे हैं, परिवार के विघटन को लेके, पति पत्नी के संबंधों को लेके। रामविलास शर्मा के लेखन में ये जो परिवार के लोगों के बीच के अंदर के जो अपनी निजी, एकदम नितांत निजी वैयक्तिक जो चीजें हैं, उनकी बातें नहीं है। तो परिवार कैसा हो और परिवार का चरित्र कैसा हो, मॉडर्न परिवार कैसा हो, अगर इसे सीखना हो तो आप घर की बात पढ़िए। एक छोटा सा यंग बच्चा भी है, वो भी राय रखता है अपनी, एक बहू है वो भी राय रखती है अपनी। यानी परिवार के सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति राय है और वे राय को लिखकर व्यक्त करते हैं। और वहां भेद की कैटेगरी, छोटे बड़े की कैटेगरी नहीं है। सो मुझे लगता है कि जब हम आधुनिक साहित्य पर, आधुनिक साहित्य की समस्याओं पर बात करें, रामविलास शर्मा के संदर्भ में बात करें, तो ये जो एक नई आइडियल जो फैमिली की, परिवार की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, घटनाएं हैं, जिनका वहां चित्रण मिलता है, इसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं ना कि आधुनिक परिवार कहां मिलेगा, क्या विकल्प है उसका? परिवार तो टूट रहा है लगातार। मैंने एक बार मार्क्स पर बात करते हुए समय भी यह बात कही थी कि मार्क्स की चिंताओं के केंद्र में परिवार है। और हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदी में पहले और आखिरी, जो अपने परिवार के बारे में बहुत ही जीवंतता के साथ में और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में, वो किसी भी परिवार के सदस्य के काम को कम नहीं करते और उसकी भूमिका को कम करके नहीं देखते और उसकी ऑटोनॉमी को एकदम स्वीकार करते हैं। सो आधुनिक परिवार कैसा हो, एक मार्क्सवादी व्यक्ति का परिवार कैसा हो सकता है, इसको जानने के लिए रामविलास शर्मा की घर की बात जरूर पढ़ी जानी चाहिए। ये तमाम जो लेखिकाएं और लेखक जो लिखते रहे परिवार के बारे में, ये परिवार हिंदुस्तान का आधुनिक परिवार नहीं है, ये बिखरा हुआ परिवार है। एक सुसंगत, सुसंगठित परिवार कैसा होगा, जिसमें के लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होगा। यह अगर जानना है तो रामविलास शर्मा की पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी कोई चर्चा नहीं होती, हिंदी में कोई चर्चा नहीं होती। ये परिवार है हमारा, जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें परिवार का मुखिया किसके लिए काम करता है? परिवार का मुखिया परिवार के लिए काम करता है। और परिवार के लोग किसके लिए काम करते हैं? वो अपने परिवार का जो मुखिया है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन उनमें कोई भेद नहीं, उनमें एक गहरी आंतरिकता है।
वो अपने परिवार के बड़े थे। वो परिवार के आंतरिक रिलेशंस को, हर व्यक्ति के साथ में संबंध को वो, और वे परिवार के लोगों की क्या करते थे? परिवार का जो मुखिया होता है उसका क्या काम है? उसका काम है परिवार के लोगों की मदद करना। रामविलास शर्मा ने परिवार जैसे संस्थान को कैसा आइडियल परिवार होना चाहिए वो हिंदी के लोगों के लिए बना के दिया, आचरण में दिखा के दिया। मार्क्सवाद की बात तो किसी और दिन करूंगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग घर की बात पढ़िए और एक बार कोशिश तो कीजिए। वो कितनी रेस्पेक्ट करते अपनी पत्नी की, नाम नहीं लेते उसका, मालकिन कहते हैं। हमारे यहां एक आदत है ना, एक किताब लिखते हैं तो कहते हैं मेरी इस पुस्तक को लिखने में मेरी पत्नी ने बड़ी मदद की, मुझे घर का काम नहीं कराया, मैंने किताब लिखता रहा, मैं उसके लिए किताब समर्पित करता हूं। रामविलास शर्मा ने कभी कहीं किसी किताब पर यह नहीं लिखा कि इस पुस्तक को लिखने में उनकी पत्नी ने मदद की, क्योंकि वो अपने घर के सारे काम संभालती रही और वे लिखते पढ़ते रहे। लेकिन जब आत्मकथा लिखने गए तो उन्होंने बाकायदा उस पूरी शक्ति खर्च की उस पर। और ईमानदारी से लिखा कि मैं घर की सारी जिम्मेदारी, घर को बनाना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, ये सब जिम्मेदारी वो उठाती थी। लेकिन ढोंग नहीं किया जो हिंदी के लेखक करते हैं। हिंदी के लेखक क्या करते हैं? वो हर किताब के साथ में एक ढोंग करते हैं। जो पहला जो मुझे बिंदु सबसे अच्छा लगता है रामविलास के, जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं, वो ये परिवार की संरचना, और परिवार की संरचना में परिवार के लोगों की अपनी निजी स्वायत्तता, उसका सम्मान और उनके बीच में एक कोहेरेंट रिलेशन, और वहां कोई छोटे बड़े का भेद नहीं, कोई हायरार्की नहीं, बेहद सिंपल। कैसे देखते हैं परिवार को? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्या नजरिया है उनका। एक बहुत फेमस उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन में एक स्त्री पात्र है सुमन, और उसको लेकर इतना लिखा गया है कि सारे लोगों ने इस बात पर ही जोर दिया कि सेवा सदन की प्रमुख समस्या जो है वो वेश्यावृत्ति की समस्या है। रामविलास शर्मा ने इसे अंडरलाइन किया, बार बार अंडरलाइन किया कि सेवा सदन की सुमन की समस्या वेश्यावृत्ति की समस्या नहीं है, बल्कि वह स्त्री समस्या है। और ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि ही तो रामविलास शर्मा को एक बड़ा आलोचक बनाती है, जो कि बड़े बड़े आलोचकों को पकड़ में नहीं आ रही वो चीज। तो साहित्य पढ़ते समय कहां से देखेंगे हम? आलोचना कहां से शुरू होगी? हम जब इतिहास लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे? रामविलास शर्मा ने हर युग के लेखकों के ऊपर रचनाएं लिखी हैं। रामविलास शर्मा के प्रिय कवि थे तुलसीदास, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के थे। तुलसीदास पर जो उन्होंने निबंध लिखे ना, वो अनपैरेलल निबंध हैं, वैसा लिख नहीं पाया कोई। लेकिन यह है कि सबसे कम चर्चा है उसकी। हम जब किसी की जीवनी लिखें, हम जब अपनी आत्मकथा लिखें, तो उसमें कितना आत्म हो और कितना समाज हो, यह सीखना हो तो सिर्फ रामविलास शर्मा से सीखना चाहिए। हम लोग जो आत्मकथा लिखने हैं तो उसमें आत्म इतना होता है, मैं इतना होता है कि एक स्टेज के बाद में बोरियत होने लगती है और नफरत होने लगती है उस मैं से। रामविलास शर्मा की दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट।
इस प्रसंग में एक उनकी अपनी खुद की लिखी हुई आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग, और दूसरी है उनकी लिखी हुई जीवनी निराला की साहित्य साधना, 3 वॉल्यूम में। उसमें 2 वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम जीवन पर है, दूसरा वॉल्यूम साहित्य पर है, और तीसरे वॉल्यूम में निराला के लेटर्स हैं, और बहुत ही शानदार है। पत्रों से आत्मकथा लिखी जा सकती है, यह चीज सीखनी हो तो निराला की साहित्य साधना पढ़नी चाहिए। रामविलास शर्मा को इस बात का श्रेय जाता है हिंदी में, उन्होंने पत्र को एक जैनर बना दिया, जो पर्सनल पत्र थे। और जो जीवनी लिखी है और अपनी आत्मकथा लिखी है, दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, वहां मैं नहीं है। जब निराला पर लिख रहे हैं तो वहां निराला का भी मैं नहीं है। निराला उनके बहुत करीब दोस्त थे, उनके बीच में बहुत ही मजबूत दोस्ती थी। वो निराला की एक एक बात को बड़ी निर्ममता से लिखते हैं और बड़े ऑब्जेक्टिव ढंग से लिखते हैं, कोई पहलू छूटा नहीं है। निराला सपने भी कैसे देखते थे ये तक लिखा हुआ है उसमें। निराला अपनी विक्षिप्तावस्था में किस दौर से, किस पीड़ा से गुजर रहे थे, कैसा सोचते, सब लिखा है, कोई चीज नहीं छूटी है। अच्छी बुरी सारी चीजें लिखी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें फैली हुई है पूरे दोनों वॉल्यूम में, और आत्मकथा वाला जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें तो सॉरी, ये जो निराला की साधना का जो पहला वॉल्यूम है उसमें तो वो चीज एकदम मुकर्रर तौर पर है कि किसी भी लेखक के जीवन के निर्माण के उपकरण उसकी जीवन की परिस्थितियां होती हैं। चाहे आत्मकथा लिखें या जीवनी लिखें, व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति का निर्माण होता है उसकी जीवन की भौतिक परिस्थितियों के दौरान। तो आत्मकथा उनके यहां एक प्रोसेस के तौर पर आती है, एक प्रक्रिया के तौर पर आती है। वहां सिर्फ परिस्थितियां हैं और समाज है, और समाज के बीच में वह एक लेखक है। और लेखक कम महत्वपूर्ण है, समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी उल्टा हो गया है। अभी जब आत्मकथा लिख रहे हैं लोग, तो अभी उनका व्यक्ति लेखक जो है ना बहुत बड़ा हो गया और समाज बहुत छोटा हो गया। अभी जितनी आत्मकथाएं लिखी गई हैं उससे आपको समाज को समझने में मदद नहीं मिलेगी। खासतौर पर पिछले 70 साल में जो लोग पैदा हुए, जो लेखक बने, जिनकी आत्मकथाएं आई हैं, ऐसी दर्जनों दलित लेखक हैं, ऐसी दर्जनों लेखिकाएं हैं, और भी लोग हैं। लेकिन उन आत्मकथाओं को पढ़ के या उन जीवन समाज के बारे में, उस दौर के समाज के बारे में न्यूनतम जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने जब ये 2 चीजें लिखी, तो आपको अगर पूरा समाज जानना है, निराला का पूरा देश जानना है, तो निराला की आत्मकथा का पहला खंड पढ़ दीजिए, आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी कि हिंदुस्तान कैसा था, हिंदुस्तान का मिडिल क्लास कैसा था, हिंदी भाषी क्षेत्र कैसे थे, किसानों का जीवन कैसा था, और उसमें निराला कैसे थे। और अभी पर्सनल डिटेल्स और ब्यौरों में लेखक इस तरह से खोया हुआ है कि वो पर्सनल के अलावा दूसरी चीजें देख ही नहीं पा रहा। अपने बारे में भी लिखते समय उनकी नजर दूसरे पर थी। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं आपसे, उसे आप अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। अपनी धरती अपने लोग में उसके पहले ही खंड में शुरू में उन्होंने मेरा भी जिक्र किया है, थोड़ी सी मेरी बहुत ही स्वीट ढंग से आलोचना करते हुए। हुआ क्या कि रामविलास जी से मेरा भी परिचय था और मैं उनसे मिलता भी था, जाता आता भी था उनके पास। तो मैं, जब मुझे नौकरी लगी कलकत्ता, तो मैं उनसे मिलने गया और कहने गया कि मैं दिल्ली छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है तुम्हारी नौकरी लग गई, एक काम करो तुम, अब तुम अखबारों में लिखना बंद कर दो। मैं अखबारों में बहुत लिखता था क्योंकि बेरोजगारी में एकमात्र सहारा वही था आमदनी का मेरे पास में। बोले कहा अखबारों में मत लिखना तुम,
तो मैंने कहा ठीक है। बोले अखबारों मत लिखना, और एक चीज और ध्यान रखो, कलकत्ता जा रहे हो ना, वो शब्द मैं कभी भूला नहीं हूं। और उसने मेरी कलकत्ते में रहते हुए मेरी पूरी रक्षा की। दो ही लोगों की चीज मैं भूला नहीं हूं कभी, एक नागार्जुन ने जो कहा था और एक रामविलास जी ने जो कहा था। तो रामविलास जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा देखो जा रहे हो ना तुम, कलकत्ता बहुत अच्छा शहर है, पढ़ने लिखने के लिए ऐसे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ध्यान रखना वहां के साहित्यकार सटोरिया साहित्यकार हैं। अच्छा, इस नाम से उन्होंने कभी लेख लिखा होगा मुझे मालूम नहीं। बोले कि दूर रहना। अब वो काफी था मेरे लिए। मैं कलकत्ता गया, मैं 30 साल रहा, लेकिन कलकत्ता में रहते हुए मैं यूनिवर्सिटी जाता था, पढ़ाता था, घर आता था, लिखता था ऐसे ही। और जब तक वो थे, मैं बीच में कभी दिल्ली जाता था तो उनसे मिलता भी था। तो एक बार हुआ ये कि दिल्ली में एक सेमिनार थी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में वो सेमिनार थी। ये आया था तो मुझे जो अपने दोस्त थे लेखक, उनसे मिलना था। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उनके घर जाऊं किसी के, अब सब लोग तो वहां साउथ कैंपस में मिल जाएंगे, जितने भी प्रगतिशील लोग थे। तो वही हुआ, वहां सारे लोग थे, हिंदी के जितने भी दिल्ली में जो दिग्गज लेखक हैं वो सब थे। तो मैं गया, मैंने उन्हें हेलो की, प्रणाम किया, सब किया। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या यहाँ बोलोगे, आए हो तो बोलोगे क्या? मैंने कहा नहीं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ सुनने आया हूं मैं और मिलने आया हूं लोगों से। तो उन्होंने कहा नहीं बोलोगे तो बोलो तुम आके। मैं कहा नहीं, क्योंकि वो जिस विषय बोलना चाहते थे और जिस विषय को उन्होंने बड़े मेहनत से डेवलप किया था, मेरी निजी राय उससे भिन्न थी। तो मैं उनका सम्मान करता था, तो मैं उनके सामने ये फजीयत नहीं करना चाहता था कि मैं उनकी आलोचना करूं। तो हुआ ये कि सेमिनार में उनका वक्तव्य सुनने के बाद में हम लोग निकल आए और लंच हुआ, लंच पैकेट मिला हम लोगों को। तो वहीं साउथ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में हम लोग बैठ के, एक ग्रुप में बैठ के खाना वाना खा रहे थे अपने अपने। तो उसमें 6-7 लेखक बैठे हुए थे। अब उसमें बातचीत शुरू हुई। अच्छा, उसी में उन्होंने एक बात कही थी, तो वो मैंने जैसे रेडिकुल करते हुए बात कही कि मैंने कहा नामवर जी ने हिंदी प्रदेशों के लिए, हिंदी जातीयता के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब खाली ये क्या है कि उसका एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री चुनने की जरूरत है, बाकी तो वो कैबिनेट बना ही लेंगे। तो मैंने मजाक में, अब वहां एक व्यक्ति बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो कि रामविलास जी के बड़े परम भक्त थे, और वो रामविलास जी के लिए जासूसी का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां जो बातचीत सारी हो रही थी, उन्होंने एक इंग्लैंड लेटर पर लिख के रामविलास जी को पोस्ट कर दी। रामविलास जी की जब पुस्तक अपनी धरती अपने लोग आई, तो मैंने आते ही उनसे बातचीत के बाद पता चला कि पुस्तक आ गई है। तो मैंने आते ही मैं कलकत्ते में जाके मैंने बाजार से खरीदी वो पुस्तक, पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मैं एकदम थोड़ा सा दुखी हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया था उसमें, क्योंकि मैं जो उपहास कर रहा था उनकी उस धारणा का। मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन किस तरह से लोग सोचते हैं उसे भी वो नोटिस करते हैं। ये घटना मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, अपने बारे में नहीं, अपने से अधिक दूसरों के बारे में। आत्मकथा लिखते समय अपने से अधिक समाज के बारे में, जीवनी लिखते समय लेखक के बारे में कम, लेखक से इतर जो व्यापक समाज है उसके बारे में ज्यादा, उसके साथ उसके रिलेशंस पर ज्यादा लिखा उन्होंने। और यह चीज सीखने की है। हमारे लोग रामविलास शर्मा से क्या सीखें? परिवार कैसा हो, परिवार की संरचना कैसी हो, यह सीखें। परिवार के लोगों में कैसा कम्युनिकेशन हो, यह सीखें। दूसरी चीज क्या सीखें कि जब जीवनी लिखें, अपनी आत्मकथा लिखने की फैशन चल रही है अभी, तो आत्मकथा लिखते समय क्या आत्म पर कम, समाज पर बल ज्यादा हो, सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण और मूल्यांकन पर जोर ज्यादा हो, और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करते समय क्रिटिकली लिखें, अनक्रिटिकली नहीं। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि जिसे शेयर करना चाहिए आपसे, वो ये कि जब वे इतिहास पर बात करते हैं
और ये जो चीज इतिहास में है वो चीज वहां पे भी है। वो उन्होंने आलोचना की किताबें लिखी हैं, और उस आलोचना की किताब लिखते समय उनसे उन्होंने एक मॉडल चुना है अपने लिए, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी व्यक्ति केंद्रित, नायक केंद्रित आलोचना की उन्होंने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। और ये मॉडल अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। साहित्य के इतिहास को नायक केंद्रित इतिहास के तौर पर नहीं लिखा जाना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर भी इस स्थिति के बावजूद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है? वो रामविलास शर्मा जब लिख रहे हैं तो वो रामचंद्र शुक्ल पर लिखते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखते हैं, वो नामवर सिंह पर लिखते हैं, वो बहुत सारी चीजों पर लिखते हैं साहित्य के इतिहास में आलोचना की किताबें। अनेक लेखकों के ऊपर उन्होंने लिखा है। भारतेंदु पर तो उनकी आधे दर्जन से अधिक किताबें हैं। आलोचना का काम क्या है, या इतिहास का काम क्या है? क्यों लिख रहे हैं हम लोग इतिहास? हम क्या करना चाहते हैं? आलोचना का काम है या इतिहास का काम है ज्ञान को संकलित करना। वो जब बहुत ही गंभीर मुठभेड़ में बहस करते हैं तब भी नॉलेज इस पर सबसे ज्यादा जोर है कि ज्ञान को कितना संकलित किया जाए और ज्ञान को कैसे विश्लेषित किया जाए। व्यक्तिगत कम, ज्ञान पर जोर ज्यादा। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि व्यक्तिगत डिटेल्स और विवरण पर ज्यादा जोर है, ज्ञान की खोज पर कम जोर है, और ज्ञान के पहलुओं के मूल्यांकन पर कम जोर है। आप उनकी कोई पुस्तक उठाइए, मैं एक नमूने के तौर पर एक पुस्तक चुन रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़ें। मसलन हमने यह मान रखा था कि साहित्य की जो धारणा है उस धारणा में साहित्य की विधाएं आती हैं, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक वगैरह, आत्मकथा, ये सब आती हैं, साहित्य की विधाएं ये सब आती हैं साहित्य में, और इन्हीं से साहित्य बनता है। और ये चीज लंबे समय तक साहित्य में रही। स्वयं रामविलास शर्मा भी ये चीज मानते रहे। अचानक होता यह है कि उनकी एक पुस्तक आती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। मेरे ख्याल में 78 या 79 में वो पुस्तक आती है। और वो पुस्तक जब आती है, अब मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो मुझसे हो सकता है कोई चूक वूक भी हो जाए वो वर्ष को लेकर, क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने आधार पर बोल रहा हूं मैं आपसे। वह जो पुस्तक आई, उस पुस्तक में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्चर था। साहित्य की अवधारणा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु जो बदल गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक जब लिखी, और साहित्य की अवधारणा को लेकर, साहित्य के दायरे को लेकर, साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका को लेकर, वह सरस्वती पत्रिका को केंद्र में रखकर वो किताब लिखी गई है। मजेदार बात यह कि उस पुस्तक में क्या नहीं है। साहित्य तो है, साहित्य की भाषा पर भी है, लेकिन उसमें राजनीति है, उसमें अर्थनीति है, उसमें ज्योतिष है, उसमें और भी चीजें हैं। साहित्य का नया दृष्टिकोण, साहित्य का नया दायरा, कल तक यह था कि साहित्यिक विधाओं तक फैला हुआ है, लेकिन हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक आने के बाद में पहली बार यह हुआ कि साहित्य के दायरे में राजनीति, अर्थनीति, साइंस, ये तमाम चीजें आई। और ये अपने आप में एक बड़ा डिपार्चर है। हमने कभी इन चीजों को साहित्य के दायरे में रखा ही नहीं। हमने इस बात पर कभी बहस ही नहीं की कि अंधविश्वासों को लेके, नास्तिकता को लेके ये साहित्य के प्रश्न हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने की।
रामविलास शर्मा का यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने साहित्य के दायरे को और बड़ा बना दिया। पहले हम बात करते थे प्रेमचंद पर, हम बात करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, हम बात यह नहीं करते थे कि अंग्रेजी राज्य में कैसे शोषण हुआ। अब साहित्य पर बात की जाए तो कहां से की जाए? अंग्रेजी राज में कैसे शोषण हुआ, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। यानी अब अर्थनीति के सवाल, अर्थव्यवस्था के सवाल, साहित्य के सवाल। अंधविश्वासों के सवाल, अंधविश्वासों से लड़ने वाला जो लेखन है वो साहित्य का लेखन। यह तो एक नई नई चीज थी जो कि पहले कभी नहीं थी। हिंदी साहित्य में ही नहीं, किसी भी किस्म के साहित्य में यह चीज पहले नहीं थी। साहित्य के दायरे में पहली बार इतना बड़ा हिस्सा कि हिंदी में जो लिखा जा रहा है उसे अब साहित्य ही नहीं लेखन मानो। साहित्य कैटेगरी से वो लेखन की कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं, और ये एक बहुत बहुत ही बड़ी शिफ्ट है। इसका असर पड़ा है बहुत। वो पुस्तक 78 79 में आई, इसका असर बहुत गहरा पड़ा। और किस पे असर पड़ा? उन पर असर पड़ा जो दूसरी परंपरा की खोज कर रहे थे। मेरा इशारा नामवर सिंह की तरफ है। जिस समय आपातकाल था, नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। आलोचना पत्रिका ने आपातकाल के दौरान एक अक्षर आपातकाल के खिलाफ नहीं छापा। वही नामवर सिंह जब आलोचना पत्रिका का दोबारा प्रकाशन शुरू किया तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अंक निकाला, फासिज्म विरोधी अंक। सोचिए आप ये सोचिए 78 79 में रामविलास शर्मा साहित्य के दायरे में राजनीति, अर्थनीति, समाज विज्ञान, तमाम चीजों को शामिल करते हैं। पहली बार साहित्य की एक महत्वपूर्ण पत्रिका जो गैर साहित्यिक विषयों पर कभी कोई चीज नहीं छापती थी। आलोचना के दोबारा प्रकाशन के पहले के आलोचना के अंक उठाए जाएं और आलोचना के दोबारा प्रकाशन के बाद के अंक उठाए जाएं, आपको जमीन आसमान का अंतर विषयों में मिलेगा। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? फासिज्म विरोधी अंक, मोटा अंक, बहुत शानदार अंक, बहुत शानदार उसका संपादकीय लिखा नामवर जी ने, अकल्पनीय। जो चीज आपातकाल में नामवर सिंह को समझ में नहीं आई वो चीज बाद में समझ में आई। इसे कहते हैं रामविलास शर्मा का इंपैक्ट। रामविलास शर्मा की उस पुस्तक के आने के बाद में हिंदी साहित्य के वे तमाम साहित्यिक पत्रकार और संपादक, उनका नजरिया बदल गया। मैं आपातकाल की भूमिका को लेकर मैं नामवर सिंह की आलोचना नहीं करना चाहता यहां। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि रामविलास शर्मा की जो पुस्तक आई, उस पुस्तक ने पूरा पैराडाइम बदल दिया। आप 78 79 में जब ये पुस्तक आ रही है, दिक्कत यह है कि स्वयं उन्हें भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसने साहित्य के दायरे को एक बड़ा दायरा साहित्य का बनाया। मतलब इस सेंस में बड़ा दायरा बनाया कि कल तक यह था कि जैसे कोई साहित्यिक पत्रिका में निबंध लिखता है तो उसे हम साहित्य का अंग मानते थे, लेकिन अब कोई एक बाजारू पत्रिका में अगर निबंध लिखेगा तो क्या आप उसे, या बाजारू अखबार में आप निबंध लिखेगा तो क्या उसे साहित्य का अंग मानेंगे? रामविलास शर्मा ने इस मामले में एक नई पहल की, एक नए ढंग से उसको, जो पुरानी जो धारणा थी उस धारणा को ब्रेक किया
और जो सोशियोलॉजी के लोग मानते हैं उस चीज को व्यवहार में उन्होंने लाए वो लोग कि अब जो अखबार में लिखा जा रहा है, जो पॉपुलर पत्रिका में लिखा जा रहा है, वह भी साहित्य है और महत्वपूर्ण साहित्य है। और इस लिहाज से वह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने उपहास किया है, उसकी बहुत तीखी आलोचना की अपने अपने तरीके से। आप ये मत सोचिए कि उसमें जो वर्गीकरण किए गए हैं नवजागरण के, वो वर्गीकरण ठीक हैं, वो सही है गलत की बात नहीं है। सवाल यह है कि साहित्य का दायरा क्या है। डॉक्टर मैनेजर पांडे नामवर जी ने भी उस पर बहुत अटैक किया कि उन्होंने जो नवजागरण की कैटेगरी बनाई और नवजागरण जहां खत्म होता है, वो कैटेगरी ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट नवजागरण की कैटेगरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है साहित्य का कॉन्सेप्ट और साहित्य का दायरा जो वो परिभाषित करते हैं। तो आज साहित्य कौन सा है? फेसबुक में जो लिखते हैं लोग कविता कहानी, वो साहित्य में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो हिंदी में गद्य लिख रहे हैं वो साहित्य में आएगा। जो ईमेल में भेज रहे हैं वो गद्य आएगा। अगर लेखक के ईमेल हैं तो वो ईमेल वैसे ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे लेखक की चिट्ठियां। जो नया शिफ्ट है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है। एक और चीज है जो कि आखिरी बात कह के मैं इसे रोकूंगा मैं यहां, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। रामविलास शर्मा ने अपनी सुविधा के लिए यह तय किया 1952-53 में ही कि वो अब कंटेम्प्रेरी साहित्य पर नहीं लिखेंगे, कंटेम्प्रेरी साहित्य में जो छप रहा है उस पर नहीं लिखेंगे। और अपनी सुविधा से उन्होंने, एक कोई भी आलोचक अपनी सुविधा से अपने लिए ये पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है कि वो अब क्या लिखे क्या ना लिखे। तो उन्होंने कंटेम्प्रेरी लेखकों को पढ़ना और उन पर लिखना बंद कर दिया। पढ़ते थे निजी तौर पर वो, लेकिन लिखते नहीं थे। और ये चीज क्यों की उन्होंने? क्योंकि वे पहले आलोचक थे जो इस चीज को उन्होंने पहचाना कि हिंदी में जो चीज डेवलप हो रही है, ये जो नए लेखक को पढ़ के लिखने की जो प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, वो एक तरह से पीआर वर्क है, वो आलोचना नहीं है। नामवर जी ने ये पीआर वर्क बहुत किया है, रामविलास शर्मा ने नहीं किया। और भी हिंदी के आलोचक हैं जो पीआर वर्क करते रहे हैं कि वो कंटेम्प्रेरी लेखक की किताब चुनते हैं, उस पर लिखते हैं। कंटेम्प्रेरी लेखक ने जो लिखा है वो तो आप जानते हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जो लिखा है उस पर आपका स्टैंड क्या है? रामविलास शर्मा ने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को चुना और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के जो थियोरिटिशियन थे, सिद्धांतकार थे, जो आइडियोलॉग थे, उनको चुना। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और सबसे मूल्यवान चीज है हिंदी की। हिंदी के आलोचकों ने सामयिक साहित्य पर तो लिखा और सामयिक साहित्यकार पर लिखा, लेकिन क्या उन्होंने अंबेडकर पर लिखा? क्या उन्होंने गांधी पर लिखा? क्या उन्होंने लोहिया पर लिखा? ये तीनों जो बड़े लोग थे, ये रामविलास शर्मा इन्हें जानते भी थे, इनके युग के थे। तो रामविलास शर्मा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि वे अपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो आइकॉन है उन पर लिखते हैं और महत्वपूर्ण लिखते हैं। असाधारण लिखा है उन्होंने। गांधी, अंबेडकर और लोहिया पर जो उनकी पुस्तक है, अनपैरेलल पुस्तक है वो। और गांधी, लोहिया और अंबेडकर ही क्यों, वो पश्चिम के भी अनेक लेखकों के बारे में जो कि कंटेम्प्रेरी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा और बहुत महत्वपूर्ण लिखा। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं ये कि समसामयिक साहित्य लेखक या आलोचक जो भी हैं, वो जब किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं तो वो उनकी मूल्यांकन में दिलचस्पी कम होती है, पीआर वर्क में दिलचस्पी ज्यादा होती है। वो जनसंपर्क के नियमों के तहत वो आलोचना लिखते हैं, उसका आलोचना से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए जितना लिखा गया है उससे कहीं कोई आलोचना विकसित नहीं हुई। अभी भी आलोचना विकसित करने के लिए आपको
महत्वपूर्ण कृति और कृतिकार की जरूरत पड़ती है किसी भी आलोचना को विकसित करने के लिए। पीआर वर्क वाले लोगों की आप कोई आलोचना याद करके दिखाइए, कोई मूल्यवान बात लिखी हो, या उनके बाद के जितने आलोचक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेते ही नाराज हो जाते हैं लोग। एकमात्र नामवर जी में यह आदत थी कि वो नाराज नहीं होते थे। आप अच्छा लें बुरा लें नाम लें, कोई दिक्कत नहीं है। रामविलास शर्मा की ब्यूटी यह है कि रामविलास शर्मा ने अपनी कंटेम्प्रेरी राजनीति और उनके सिद्धांतकारों के ऊपर लिखा और महत्वपूर्ण लिखा, और उसे हिंदी साहित्य का हिस्सा बना के लिखा। वो गांधी पर लिखते हैं तो गांधी के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण को भी शामिल करते हैं उसमें। वो गांधी के सिर्फ राजनीतिक विचार शामिल नहीं करते। वो लोहिया पर लिखते हैं तो लोहिया के भी साहित्य संबंधी दृष्टिकोण की वो चर्चा करते हैं, भाषा संबंधी दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। ठीक यही चीज, यही पद्धति उन्होंने अंबेडकर पर लागू की, यही चीज उन्होंने दूसरे लोगों पर लागू की। कहां पेच फंसा हुआ है? कौन सी चीज है जो सीखे हम आलोचक से? आलोचना का काम है और आलोचक का काम है उसका सत्ता के वरक्स स्टैंड होना चाहिए, राजनीति के वरक्स स्टैंड होना चाहिए, वो जलेबी ना बनाए। अभी जो नई आलोचना विकसित हुई है जिसमें कि अभी बड़े नामधारी लोग घूम रहे हैं, इन सारे नामधारी लोगों की मुश्किल जानते हैं क्या है? सारे नामधारी लोगों की मुश्किल यह है कि उनका सत्ता के वरक्स कोई स्टैंड नहीं है। रामविलास शर्मा ने एक सत्ता के वरक्स अपना स्टैंड रखा, हमेशा रखा। वे जब आलोचना लिखने गए, राजनीतिक विचार लिखने गए, साहित्य का इतिहास लिखने गए, साहित्यकार के जीवन पर लिखने गए, तो उनके दिमाग में बार बार वर्तमान था कि इस अतीत को, मैं इतिहास को जब मैं लिखने जा रहा हूं, जो मैं ज्ञान वहां से बटोर कर ला रहा हूं, उसका वर्तमान से क्या संबंध बनता है, वर्तमान में कौन सी चीजें रिलेवेंट है। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सबको तो नहीं पढ़ा अभी। संभवतः रामविलास शर्मा अकेले बड़े आलोचक हैं जो सेक्युलर क्रिटिसिज्म शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष आलोचना का सबसे बड़ा कैनवास बनाते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष आलोचना जिसको कि एक जमाने में एडवर्ड सईद ने विकसित किया था। एडवर्ड सईद के बारे में ये फेमस था कि एडवर्ड सईद से, उसकी ज्ञान और उसकी प्रोफेसरशिप से दहशत होती थी, लोगों को डरते थे लोग उसके ज्ञान से। और हमारे यहां हिंदी में एक ही व्यक्ति था जिससे लोग डरते थे, वो है रामविलास शर्मा। टेरर क्रिटिक, जिस दहशत हो जिसे पढ़ के सामने हो तो आपकी हिम्मत ना पड़े। और रामविलास शर्मा इतने सरल, सहृदय, सहज, कल्पना के बाहर है किसी के। कोई भी घर जाए वो कभी नहीं कहते थे कि तुम बैठना चाहे बैठे, वो बात करेंगे, बहुत सम्मान के साथ बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत केयर के साथ बात करेंगे। और एक और चीज, और आखिरी चीज, बहुत मजेदार चीज, रामविलास शर्मा अपनी रोटी खुद बना के खाते थे। कुछ न सीखें हिंदी के लेखक, आलोचक, तो कम से कम एक बात तो सीख लें, अपने हाथ से अपनी रोटी बना के खाया करें। रामविलास शर्मा के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा ये हमारा। कुछ ना माना तो एक तो चीज मान ली हमने, वो आत्मनिर्भर तो थे ही, लेखन में थे और दूसरी चीजों में थे, लेकिन वो अपने काम, घर के काम भी खुद करते थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था अपने लिए रोटी बना के खाना। वो बार बार कहते थे मुझसे, और कई जगह ये बात आई भी, बोले कि जब इतिहास पढ़ो, समाज को पढ़ो, तो सिर्फ ये पता करो कि लोग अपने लिए रोटी कैसे पैदा करते हैं और अपने लिए रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते। सामाजिक संबंधों का इतिहास पढ़ो, साहित्य का इतिहास पढ़ो, पता करो कि लोग गेहूं कैसे पैदा करते हैं। उनकी जिस पुस्तक की बड़ी तीखी उपहास परक आलोचना लिखी गई और लिखवाई गई,
मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज। हमारे एक मित्र हैं जो मेरे क्लासमेट थे, वीर भारत तलवार, उन्होंने एक जमाने में पिछड़ा हुआ मार्क्सवाद और पिछड़ा हुआ समाज, कुछ इसी तरह शीर्षक से आलोचना भी लिखी थी, बहुत ही खराब आलोचना लिखी थी। मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज एक ऐसी पुस्तक है जो कि हर हिंदी वाले को पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार पुस्तक है। पहली बार हिंदी में किसी आलोचक ने पहली बार परिवार संस्था के अंदर के ताने वाने पर बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। बातें मार्क्सवाद के जरिए हुई हैं, मार्क्स एंगल्स के जरिए हुई हैं, लेकिन बहुत शानदार लिखा है। पढ़ने को बहुत कुछ है मार्क्स एंगल्स का, लेकिन रामविलास शर्मा का उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सारी चीजों से महत्वपूर्ण उनका भाषा संबंधी लेखन और भाषा विज्ञान पर किया गया काम। हिंदी में किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। भारतीय भाषा परिवार और हिंदी को लेके 3 खंडों में जो काम किया उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने जो भाषा और समाज, उसके अलावा जो पुस्तक है उनकी भाषा और समाज, वो अनपैरेलल किताब है वो। और हिंदी में सबसे खराब टिप्पणियां और समीक्षा उस पर लिखी गई है। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया कि रामविलास शर्मा को ठीक से पढ़ने की कला भी विकसित नहीं की। रामविलास शर्मा पर लिखना जितना आसान लगता है लोगों को, लोगों ने लिखा भी है बहुत आसानी से, उतना आसान नहीं है। रामविलास शर्मा अकेले ऐसे लेखक हैं जो कि सांप्रदायिकता पर कंसिस्टेंटली लिखा है जिन्होंने। रामविलास शर्मा अकेले ऐसे बड़े आलोचक हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ में जमकर लिखा है। साम्राज्यवादी शोषण के रूप क्या हो सकते हैं, इस पर जमकर लिखा है। रामविलास शर्मा अकेला ऐसा बड़ा लेखक है जिसने पूरे मानव समाज के विकास के इतिहास को साइंटिफिकली लिखा है। हिंदी में किसी ने नहीं लिखा ऐसा। इवन राहुल संकृत्याय ने मानव समाज एक जमाने में लिखी थी, लेकिन उससे भी बेहतर पुस्तक मानव सभ्यता का इतिहास जो रामविलास जी ने लिखी, उससे भी बेहतर पुस्तक है। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यह किया कि रामविलास शर्मा के ऊपर अटैक करते हुए, और खासतौर पर अटैक किसने किया? नामवर सिंह ने और दूसरे लोगों ने, और कहा कि रामविलास शर्मा की तो जानते हैं मुश्किल यह है कि अब तो आरएसएस की तरफ जा रहे हैं, वो वेदों की तरफ लौट रहे हैं, तो इसका मतलब आरएसएस की तरफ जा रहे हैं, वो सांप्रदायिक बन रहे हैं। तमाम लोगों ने इस तरह की चीजें लिखी जो कि एकदम सही नहीं है। रुझान हो सकता है कि आपको लगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे गंभीर आलोचना आरएसएस की और फासिज्म की लिखी है। इतनी गंभीर और सीरियस आलोचना नामवर जी ने भी नहीं लिखी और दूसरे लोगों ने भी नहीं लिखी जो कि रामविलास शर्मा की आलोचना लिखते हैं। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। रामविलास शर्मा पर बात करते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि रामविलास शर्मा का पूरा व्यक्तित्व समग्रता में भारतीय समाज और विश्व समाज को देखता था। कोई चीज छूट नहीं रही है उनसे। अगर कोई अभी नहीं लिख पाए तो वो आगे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। जितनी भी मिनिमम सामग्री मिल जाएगी उसी पर ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। आलोचना बस्ती कैसे है? बोलने से नहीं, लिखने से। भाषा बस्ती कैसे है? बोलने से नहीं, लिखने से। रामविलास शर्मा ने लिखकर हर चीज को डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया, दस्तावेज बनाया, और वो हमारी विरासत है, वो हमारी ताकत है। रामचंद्र शुक्ल की जितनी गंभीर आलोचना उन्होंने विकसित की, वो आलोचना तो दूसरे लोग विकसित ही नहीं कर पाए।
तो आलोचना का काम क्या है? आलोचना का काम है वह आपकी नॉलेज में इजाफा करे और साथ साथ यह है कि आपको आलोचना को प्रोसेस में देखने का नजरिया दे। रामविलास शर्मा ने जो आलोचना लिखी, उस आलोचना की ब्यूटी वर्ग नहीं है, उस आलोचना की ब्यूटी है कि आलोचना वहां प्रोसेस का नाम है, वहां प्रक्रिया में चीजें घटती हैं, वहां प्रक्रिया में चीजें व्याख्यायित होती हैं। इसलिए जब हम आलोचना लिखें तो हम चीजों को प्रोसेस में देखें। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? उनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? अपनी धरती अपने लोग। आलोचक का काम है, लेखक का काम है कि वह अपनी भाषा, अपने लोग, अपना समाज, इससे प्यार करे। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं कहां है? मार्क्स और पिछड़े हुए समाज में। इस समाज में मध्य वर्ग में सबसे बड़ी मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि मध्य वर्ग सो गया है। हमारे यहां मजदूर हैं, किसान हैं, सब लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य वर्ग उठ के खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और सामाजिक परिवर्तन के लिए मध्य वर्ग का उठ के खड़ा होना बेहद जरूरी है। ये जो आरएसएस की आपको ताकत दिखाई दे रही है ना, मोदी की जो एक सो कॉल्ड जो फासिस्ट गिरोह नीचे दिखाई दे रहे हैं जो काम करते हुए, कहां से आए वो? उस तमाम मध्य वर्ग से आए हैं। चुनौती किस बात की है? इनलाइटेंड किया जाए, जागृत किया जाए, मध्य वर्ग को सोए हुए से को जगाए। आपको सामाजिक परिवर्तन करना है, और यह चीज और कहीं नहीं, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज पुस्तक में उन्होंने लिखी। और इस चीज को हमारे दोस्त पहचान नहीं पाए। वो समझाने लगे पिछड़ा हुआ मार्क्सवाद। नहीं नहीं, रामविलास के ऊपर हिंदी में आलोचना लिखी गई सब्जेक्टिव ढंग से, ऑब्जेक्टिव ढंग से नहीं। रामविलास शर्मा ने अपनी आलोचना को कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होने दिया। वो जब तर्क करते थे और किसी के खिलाफ लिखते थे तो जम के लिखते थे। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि मुक्तिबोध अस्तित्ववादी हैं तो अस्तित्ववादी हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत अटैक नहीं करते थे मुक्तिबोध पर। सब्जेक्टिव नहीं होते थे वो, उनके कुछ तर्क थे, उनकी बात में वजन था, उनकी बात में एक दो वजन है मुक्तिबोध को लेके। वो डिटेल्स छोड़ दीजिए। मनोविज्ञान को लेके, मनोविश्लेषण शास्त्र को लेके मुक्तिबोध का एक खास तरह का ऑब्सेशन था, वो है, और उसी चीज को तो वो अटैक करते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह कि हमारे पास में आलोचना दृष्टि तो हो, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हम बात तो करें लेकिन सब्जेक्टिव होकर नहीं, ऑब्जेक्टिव होकर। हम आलोचना लिखें, तीखी आलोचना लिखें, लेकिन ऑब्जेक्टिव होकर। रामविलास शर्मा ने अपने मित्र की आलोचना लिखी है। रामविलास शर्मा ने निराला की जो आलोचना लिखी है, निराला उनके एकदम लंगोटिया यार थे, दोस्त थे। तो क्या शानदार आलोचना लिखी है। रामविलास शर्मा के गहरे मित्र थे केदारनाथ अग्रवाल, अद्भुत आलोचना लिखी है उन्होंने उसकी। हम आलोचना को प्रभावित नहीं होने दें मित्रता से। अभी क्या स्थिति है? अभी आलोचना लिखी ही नहीं जा रही, सिर्फ मित्रता लिखी जा रही है। जो नया साहित्य का संकट है वो ये है कि वो पीआर वर्क करता है या फिर फ्रेंडशिप निभाना लेखन में आलोचना नहीं है। आलोचना का काम है वह क्रिटिकल सेंस पैदा करे, आलोचनात्मक विवेक पैदा करे, वह नॉलेज पैदा करे, और आलोचना को प्रोसेस में देखे। मेरे पास जो कुछ है वो मैंने दूसरों से अर्जित किया, वो एक प्रक्रिया में मुझे मिला है, मेरा कोई एक्सक्लूसिव नहीं है।
चीजों को प्रक्रिया में देखें। और कौन सी चीज निर्णायक है? व्यक्ति निर्णायक नहीं है, परिस्थितियां। और जब लिखने गए, छोटी छोटी परिस्थितियां व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जब निराला की साहित्य साधना लिखी या अपनी जीवनी लिखी, तो उसमें छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे डिटेल्स वे प्रमुखता से सामने उभर कर आते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी चीजें और बड़े विचारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं छोटी चीजें, छोटी घटनाएं जो व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। सवाल यह कि हम उनको कितना गहराई से जाके देख पाते हैं। रामविलास शर्मा ये काम बड़े तरीके से करते हैं और बहुत ही शानदार ढंग से करते हैं, और उनको पढ़ के लगता है कि हम लोग तो अभी उसके पासंग में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, गरीबी का जो है ना महिमा मंडन करने वाली आलोचना है, और आलोचक हैं वो जो गर्वीली गरीबी का आलोचक नामवर सिंह। नामवर सिंह से भी ज्यादा भयानक गरीबी थी रामविलास जी के यहां, लेकिन रामविलास जी ने कभी गरीबी का महिमा मंडन नहीं किया। अभाव रामविलास जी ने भी झेला है, लेकिन कभी कोई जिक्र नहीं, एक आध लाइन लिखी हो। और हमारे यहां गरीबी का तो महिमा मंडन ऐसे करते हैं जैसे गरीबी ना हुई उनके लिए एक तरह से वो अलाउद्दीन का चिराग हो गई। जी नहीं, गरीबी महिमा मंडन की चीज नहीं है, और महिमा मंडन करके अपने को महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह आलोचना का दूसरा लेसन रामविलास जी ने दिया। आलोचक के बारे में लिखते समय उसकी परिस्थितियां और उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ समाज और उनकी प्रक्रियाएं वे महत्वपूर्ण हैं, उसकी गरीबी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए रामविलास शर्मा है, वो दूसरों से नहीं मिलते। रामविलास शर्मा स्ट्रेट लिखते हैं, उनकी पोजीशन है, हर चीज पर पोजीशन है उनकी, वो छुपाते नहीं है। तो मुझे तो यही चीज अच्छी लगती है, ट्रांसपेरेंसी। लेखन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उनके यहां? एक चीज है जो कि मैं ये कह के खत्म कर रहा हूं। ये रामविलास जी ने लिखते समय जितने लेखकों पर लिखा है और अपने पर लिखा है, जो भी सबको मिला के एक वन लाइनर। मैं आज सुबह सुधा जी से बात कर रहा था, क्योंकि सुधा जी एक्सपर्ट है रामविलास शर्मा की, वो बहुत अच्छा जानती है, और मेरे पास तो कोई किताब नहीं, तो मैंने उसे कहा कि मैं आज मुझे फेसबुक लाइव में बोलना है, कुछ थोड़ा सा टिप्स दो मुझे भी। तो वहां से कह रही थी कि तुम्हें क्या टिप्स देनी है, तुमसे तो पढ़ा है मैंने। सुधा ने मेरे अंडर में पीएचडी की थी रामविलास शर्मा पे, और रामविलास शर्मा पीएचडी करने के बाद में वो पीएचडी ले जाके उन्होंने रामविलास जी को दिखाई। रामविलास जी ने पीएचडी पढ़ी, देखी, बेइंतहा खुश हुए। सुधा की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी उस समय, तो सुधा ने कहा कि मैं आपका एक इंटरव्यू लूंगी। बोले हाँ जरूर लो। तो पहले जब तय कर लिया था तो वो बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए थे, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन के सुंदर से सच के बैठे हुए थे। तो बाकायदा अपना टेप रिकॉर्ड लाए, इसके पास कैसेट नहीं था, तो फिर बाद में इसने अपने साथ एक लड़की गई थी इसके साथ, तो उसको भेज के बाजार से कैसेट मंगाए दो। तो रामविलास जी ने बाकायदा अपने, इसने 2 घंटे तक उनसे बात की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सरलता। एक यंग लड़की जिसकी 24 साल 25 साल की उम्र है, वो उनसे मिलने आई है, उसे वो एकदम गैर पांडित्यपूर्ण तरीके से बहुत ही सिंपल ढंग से बात कर रहे हैं, बस सहज ढंग से बात कर रहे हैं, उसे कोई झिझक ना हो अंदर से। तो उस समय एक स्त्री उसने, सुधा ने उनसे पूछा कि आप क्या इनके साथ रहते हैं? उनके बेटे की बहू थी। तो रामविलास जी ने बड़े सुंदर जवाब दिया। रामविलास जी ने कहा नहीं, इनके साथ नहीं रहता, वो सॉरी, मैं इनके साथ नहीं, मैं इनके साथ रहता हूं, ये मेरे साथ नहीं रहती।
उसने सुधा ने पूछा था क्या ये आपके साथ रहती हैं, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं इनके साथ रहता हूं। एटीट्यूड देखिए आप, वो बेटे की बहू है, ये गार्जियन है। तो सुधा ने जो बात मुझसे कही वो मुझे ज्यादा मूल्यवान लगी, मैं उसी के नाम से कोट करना चाहता हूं ये, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है। रामविलास शर्मा उसका गेम है, मतलब बहुत साफ बात है। ये बात दूसरी है कि मैं गाइड रहा हूं उसका, लेकिन वो उसका गेम है। उसने बहुत शानदार किताब लिखी, आलोचना की उस पर, जो उसकी थीसिस थी। तो रामविलास शर्मा की किताबों के, और खासतौर पर जो व्यक्ति केंद्रित आत्मकथा इन सब केंद्र में जो किताब है, उसमें जो क्रक्स लाइन है वो क्या है, वो ये कि वो किसी भी व्यक्ति पर लिखते समय उसकी प्रतिभा और ईमानदारी, इन दो चीजों को सबसे मूल्यवान मानते हो। इसके आधार पर वो पूरी किताब लिखी है उन्होंने। मुझे ये बात सुधा की सही लगी, और ये जाहिर है कि जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो उसी के खाते में रहनी चाहिए कि उसी की चीज है ये। मेरे दिमाग में ये नहीं आई थी कभी। तो लेखक को बात करते समय कौन सी चीज जरूरी है? लेखक की प्रतिभा और उसकी ईमानदारी, उसकी जाति नहीं, उसका धर्म नहीं, और जो फालतू चीजें वो नहीं। और ये जो प्रतिभा और ईमानदारी है, ये उनको नवजागरण की परंपरा से मिली थी। तो हम लोगों को बात करते समय किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? ईमानदारी पर, प्रतिभा पर। रामविलास जी पर फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।